तो मेमोरी मैनेजमेंट में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, मेमोरी एंड मैनेजमेंट। ठीक। सो मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज, अगर आपको भी कुछ याद रखना है तो आपके पास भी मेमोरी होनी चाहिए, राइट? So to store data or to store instruction or to store something, you need memory. And why do you need management? What do you mean by management? To arrange something. ठीक है, अगर टेबल पे बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं, आपको एक बुक सर्च करना पड़े तो आपको सारी बुक्स उठा उठा के देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको ये पता है कि अगर आपने अच्छे से अरेंज करके रखा है तो आपको शायद जल्दी मिल जाएगा, अगर बुक्स कम होंगी तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर देयर इन अवर कंप्यूटर सिस्टम दैट हैज टू बी अरेंज्ड इन सम ऑर्गेनाइज्ड मैनर so that we can search it or access it in a frequent manner। ठीक है, इसलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो चीजें देख रहे थे, जितनी भी चीजें हमने देखी सीपीयू से रिलेटेड देखी, राइट? अब ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, वो है मेमोरी। अब आपको मेमोरी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सीपीयू के बारे में आपने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा, किस तरीके से सीपीयू प्रोसेसर में प्रोसेसेस शेड्यूल होते हैं। अब आपको मेमोरी के बारे में पढ़ना है कि मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से सारी चीजें मैनेज होती हैं, कैसे हम डेटा फैच करते हैं, कैसे हम इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं, हमको ये चीजें देखना है। ठीक, सो फर्स्ट पार्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है और मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। तो उसमें देखिए, मैंने ये बोला था देयर आर 3 क्राइटेरिया फॉर मेमोरी, कि हमको साइज ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हम स्टोर करके रख सके, ये हमारा मेन एम है। ठीक, तो हमको ज्यादा स्टोर कब करके रख पाएंगे? जब हमारे पास साइज ज्यादा होगा। और आपको पता है दूसरा क्राइटेरिया इज एक्सेस टाइम, कि आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस भी करना है उस डेटा को। कंप्यूटर को बनाया इसलिए गया कि ह्यूमन बीइंग से जल्दी काम करे, और अगर वो और स्लो काम करेगा तो सही से नहीं होगा। आपने साइज तो बढ़ा दिया, तो साथ में मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। जितना बड़ा स्पेस होगा वहां पर सर्चिंग उतनी ज्यादा टफ होने वाली है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा तो आप इजिली सर्च कर सकते हो। लाइक लाइब्रेरी में आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज रहती है, यहाँ सीएससी का या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का सारी बुक्स है, तो आपको इतना पता है कि मुझे वो चेयर हो नहीं चेक करना है, मुझे सिर्फ अपना सीएससी के कॉलम में जाकर चेक करना है, मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक ब्लॉक में इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कॉपीज बुक्स रखी है, तो आपको इजिली मिल जाता है। So in the same way in computer memory also we are going to organize in such a manner कि हमको जब भी जो डेटा चाहिए, किसी भी प्रोसेस के बारे में चाहिए, तो वो डेटा हमको बहुत ही फास्ट मिल जाए और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को, डेटा को स्टोर कर पाए अपनी मेमोरी में। तो उसके लिए मुझे साइज तो ज्यादा चाहिए, और साइज ज्यादा होगा तो हमको एक्सेस टाइम ज्यादा लगेगा, और एक्सेस टाइम, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको एक्सेस टाइम कम चाहिए। ठीक, कम क्यों चाहिए? कि जल्दी आपको ऑपरेट करना है, जल्दी से कंप्लीट करना है, नहीं तो ज्यादा प्रोसेसेस भी ला दिए और उनको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक, तो एक्सेस टाइम भी कम से कम लगना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट भी आपको कम चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा साइज चाहिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। So because of that, these are the 3 criteria in which our memory is based। तो हमको इस क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी इज वेरी बिग इन साइज, तो उसका साइज तो ज्यादा है, और साइज ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेस टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? एक्सेस टाइम कम चाहिए। ठीक, तो एक्सेस टाइम कम होने के लिए वी नीड टू फाइंड अ वे इन दिस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम कि किस तरीके से हम ये दोनों चीजें एक्वायर कर पाए। साइज तो हमको मिल जा रहा है, लेकिन एक्सेस टाइम कैसे मिलेगा? ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कल डायग्राम बताया था कि सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी, राइट? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है आपका सीपीयू, लेकिन हमारा मेन मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। हमारे सारे डेटा, सारा इंस्ट्रक्शन, सारे प्रोसेसेस के इंस्ट्रक्शन कहां पर स्टोर्ड है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है, तो साइज तो हमको ज्यादा मिल गया। अब हमको दूसरा है एक्सेस टाइम भी हमको कम करना है। एक्सेस टाइम को कम करने के लिए हमने क्या बोला कि लेट्स हैव स्मॉलर मेमोरी इन फ्रंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी के सामने क्या रख रहे हैं? मेन मेमोरी रख रहे हैं, और मेन मेमोरी में हम लाइक एक प्रोसेस P1 स्टोर्ड है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है,
प्रोसेस P1 स्टोर्ड है सेकेंडरी मेमोरी में। जब हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट हम सेकेंडरी मेमोरी में लेके आते हैं। और आपको पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में वी कुड हैव मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम इन मेन मेमोरी। अब यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक। तो अगर मल्टीपल प्रोसेसेस मेन मेमोरी में होंगे तो हम एक पूरे प्रोसेस को उठाकर नहीं ला सकते, या तो हमको पोर्शन ऑफ द कोड लाना पड़ेगा या तो पूरा का पूरा प्रोसेस लाना पड़ेगा। दोनों मेथड है। इनिशियली ऐसे ही होता था कि आपको जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको लेकर आना पड़ेगा मेन मेमोरी में। तो हम अभी यही मान के चलते हैं कि प्रोसेस P1 जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, सीपीयू को उसको एक्सेस करना है तो पहले इस प्रोसेस को हमको कहां लेके आना पड़ेगा, मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। सो मेन मेमोरी में जब ये प्रोसेस है तो अब क्या हो गया, साइज कम हो गया, ठीक है। लेकिन साइज यहाँ सेकेंडरी मेमोरी है, साइज कम हो गया, लेकिन सीपीयू हमारा एक्सेस कर सकता है कम टाइम में इस मेन मेमोरी को, राइट। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा था, सेकेंडरी मेमोरी का साइज बड़ा था, तो हमको उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने उसके सामने एक छोटी मेमोरी रख दी, एक फर्स्ट मेमोरी रख दी, दैट इज मेन मेमोरी। और उसमें से उस जिस भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, वहां पे सारे प्रोसेसेस हैं, राइट। जितना आपके सिस्टम में सारे प्रोसेसेस यहाँ स्टोर्ड है, लेकिन जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको आप लेकर आ रहे हो कहाँ, मेन मेमोरी में, सो दैट सीपीयू उसको कम टाइम में एक्सेस कर पाए। और क्योंकि स्पेस कम है, सर्चिंग स्पेस कम है, तो उस प्रोसेस को वो इजिली एक्सेस कर पाएगा, उसके उस इंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी एक्सेस कर पाएगा, ठीक। इन द सेम वे एक और मेमोरी होती है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। इवन ये कैश मेमोरी एक सिंगल कैश मेमोरी नहीं होती है, वी हैव मल्टीपल कैश, मल्टीपल लेवल ऑफ कैश, ठीक है। L1 3 level of cache in our computers or in our laptops, where this different level of cache are arranged in such a manner कि जो instant अभी execute हो रहा है, एक प्रोसेस P1 मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है, राइट। आपने इस प्रोसेस P1 को उठा के पूरा का पूरा कहां लेकर आ गए, आप मेन मेमोरी में लेके आ गए। अभी मैं कैश का कंसेप्ट बता रही हूँ, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैश पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो मेन मेमोरी से आप कैश का कंसेप्ट क्या बोलता है कि P1 पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अभी सीपीयू I2 इंस्ट्रक्शन को अगर एक्सेस कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने की, वो है I3, I4, I5, ये अब हो सकता है आगे एग्जीक्यूट हो। लेकिन ड्यूरिंग रन टाइम ये पता चलता है कि I2 इज अ कंडीशन, इट वाज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड उसके बाद जंप कर गया सीधे I11 में। तो वो इंस्ट्रक्शन अभी तो मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में आप लाके नहीं रखे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लोकल में कौन से इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज द लोकल इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू नाउ। तो उन इंस्ट्रक्शन को हम मेन मेमोरी से उठा के कैश मेमोरी में लाकर रख लेते हैं, सो दैट कि जैसे ही I2 खत्म हो सीधे I3 उसको कैश में ही मिल जाए, उसको I3 को लेने के लिए मेन मेमोरी में ना जाना पड़े, ठीक है। क्योंकि उसको जितना आगे जाना पड़ेगा उतने नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल्स लगेंगे। कैश को ये सिंगल सीपीयू साइकिल में एक्सेस कर लेता है सीपीयू, वेयरएज मेन मेमोरी को वो मेमोरी बस आर्किटेक्चर होता है, आपके सीओए में आप पढ़ोगे, बस आर्किटेक्चर के थ्रू उसको मेमोरी तक जाना पड़ता है। तो इट टेक्स सम टाइम टू एग्जीक्यूट इट, टू टेक दैट डेटा, टू एक्सेस दैट मेन मेमोरी। तो अगर ये मान ले कि 10 नैनोसेकंड लगते हैं एक सीपीयू को मेन मेमोरी को एक्सेस करने में, वेयरएज 100 नैनोसेकंड लगते हैं सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने में, ठीक है। अगर ये मान लिया जाए तो सीपीयू सबसे पहले जिस भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो प्रोसेस P1 के I2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो सबसे पहले कहां सर्च करेगा, कैश में सर्च करेगा। अगर उसको कैश में वो डेटा मिल गया तो वो यहीं से एक्सेस करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर जैसे इसको नहीं मिला, इट विल गो फर्स्ट नेक्स्ट टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी वो सर्च करेगा, क्योंकि वो उससे थोड़ी बड़ी मेमोरी है, तो डेफिनेटली उसके पास होना चाहिए, क्योंकि डेटा तो वहां से यहाँ ऐसे आया है, तो डेफिनेटली वहां पे होना चाहिए। क्योंकि ये छोटा साइज का मेमोरी है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो सभी का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप लेकर आए होंगे। तो प्रोसेस P1 का अगर जो पार्ट यहाँ पर था वो अभी यहाँ पर नहीं है जो एग्जीक्यूट करना है। लाइक I2 के बाद अगर I11 में अगर जंप हो जाता है, तो I11 अगर कैश में नहीं मिलता है तो कहाँ जाना पड़ेगा सीपीयू को, यहाँ सर्च करने मेन मेमोरी में।
ठीक है। अगर मेन मेमोरी में वो डेटा नहीं मिलता है तो डेफिनेटली सेकेंडरी मेमोरी में तो मिलेगा ही, क्योंकि वही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं जो हमारे पास हमारे सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, वेदर दैट सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और अवर नॉर्मल हार्ड डिस्क और एसडीडी जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं। अब मैं ये 10 नैनोसेकंड और 100 नैनोसेकंड में क्यों लिखी मैं ये बता रही हूँ। अगर सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो कैश में मिल जाता है तो हम उसको कहते हैं कैश हिट हुआ, कैश हिट हुआ, ठीक है। और अगर वो कैश में कोई वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो हम उसको कहते हैं कैश मिस, कि हमको वो डेटा कैश में नहीं मिला। इन द सेम वे अगर डेटा मेन मेमोरी में मिलता है तो हम उसको कहते हैं हिट, और अगर नहीं मिलता है तो हम उसको कहते हैं मिस। तो मेन मेमोरी हिट आपको दिया होता है कितने परसेंटेज में, अधिकतर ये क्वेश्चंस आपको गेट में भी मिल जाएंगे, ये परसेंटेज में गिवन होता है कि हिट कितना परसेंट हिट हुआ, कितना परसेंट मिस हुआ। ये क्वेश्चंस हम करेंगे आफ्टर 1 और 2 क्लासेस, पर मैं बस आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि अभी हमने पढ़ा है तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन चाहिए था, कैश में गया, अगर कैश में वो डेटा मिल गया तो आप बोलोगे कैश हिट हो गया and CPU can directly access it and start executing it. अगर डेटा नहीं मिला तो आप बोलोगे कैश मिस हो गया, now it will go to the main memory to search for searching of that data or instruction, ठीक। तो अगर यहां मिल जाता है तो आप बोलोगे मेन मेमोरी का हिट हुआ, और अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकेंडरी मेमोरी जाना पड़ेगा, ठीक, ओके। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेन मेमोरी को एक्सेस करने में 10 नैनोसेकंड लगता है, अब मैं एक चीज आपको यहां से हटा दे रही हूँ, ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस कैश पार्ट। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस कैश पार्ट। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पर होगा। सीपीयू कैश है, लेकिन हम अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मेन मेमोरी का। सेम कंसेप्ट फिर कैश मेमोरी में आ जाता है, तो कोई डाउट नहीं होगा, बट कैश मेमोरी का आर्किटेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कि कैश मेमोरी कैसा होता है, एसोसिएटिव मैपिंग कैसा होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी कैश मेमोरी नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट मेन मेमोरी, हम ये सोच रहे हैं अभी कुछ और नहीं है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी में। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएं और कैसे मेन मेमोरी को ऑर्गेनाइज करें कि सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस करने में, मेन मेमोरी को जब वो एक्सेस करे तो उस समय उसको फास्ट वो डेटा एक्सेस कर पाए, क्योंकि साइज तो कम हो गया है लेकिन एक्सेस टाइम भी तो आपको कम करना है। एक्सेस टाइम कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी से कम हुआ, लेकिन आपको और भी कम करना है, तभी तो वो फास्टेस्ट मेमोरी कहलाएगी। तो उसके लिए आपको मेन मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पूरे ही यूनिट में आपको यही पढ़ना है कि हाउ दिस प्रोसेसेस व्हिच आर being loaded from the secondary memory to the main memory, how they are organized here in the main memory। कौन कौन से तरीके हैं ये आपको पढ़ना है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक। और दूसरी चीज आपको पढ़ना है सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है, नोट करते जाना, सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। An instruction generated by the CPU is called logical address, and the set of all logical addresses generated by a program is called logical address space, logical address स्पेस, ठीक है। सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, एंड द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड whenever you are executing a single process you will generate multiple logical addresses, and the set of all those logical addresses is known as logical address space of that program or that process, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस जहां बोला वहां आपको सीधे समझ जाना है कि ये सीपीयू से जनरेटेड एड्रेस की बात कर रहा है। इसी लॉजिकल एड्रेसेस को आगे चल के मैं बोलूंगी वर्चुअल एड्रेस ऑल्सो,
अभी मैं वर्चुअल एड्रेस की बात नहीं कर रही। आपने सुना होगा ना वर्चुअल मेमोरी। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल का मीनिंग तो हमको ये मालूम है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो हम ये पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्मल मेमोरी के बारे में तो पढ़ लें, फिर वर्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी जो मैं बात करूंगी वो LA दैट इज लॉजिकल एड्रेस की बात कर रही हूँ, और इसी एड्रेस को आगे चल के आप बोलोगे वर्चुअल एड्रेस ऑल्सो। एंड सी, इफ यू आर taking some program which is stored there in the secondary memory to the main memory, तो डेफिनेटली उसका एड्रेस चेंज होने वाला है, रीलोकेटेबल चेंज होगा, जिसको बोलते हैं कि अगर ये यहां पर मान लो व्हाट इज मेमोरी। अगर मेमोरी की बात करूं तो व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर साइंस एस्पेक्ट? अ मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ, लिख लीजिए, अ मेमोरी is a large array of word or byte, each with its own address, each with its own address। तो अगर ये मान ले ये दिस इज मेमोरी, अगर मैं ये बोलूं दिस इज मेमोरी, तो यहां पर मैंने सबकी नंबरिंग कर दी। मान लो ये की नंबर्स है। एक कॉलोनी में हर एक एड्रेस, हर एक जो हाउस होते हैं सबका एक एड्रेस होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट एड्रेस it would be easy to find out that house, right? So in the same way in memory also, each of the block जिसको हम लोग बोल रहे हैं word या फिर byte, this is called word or byte। by default, ये भी नोट करिए, by default your memory is byte addressable, by default your memory is byte addressable, and if it is given that your memory is word addressable, तो आपको ये बताना पड़ेगा, वहां ये मेंशन होगा कि a word का मतलब क्या, 1 बाइट, 2 बाइट की 3 बाइट। अगर बाइट एड्रेसेबल बोल रहा है मतलब ये जो एक सिंगल बॉक्स है ना, दिस इज 1 बाइट, इसका एड्रेस अलग है बट दिस सिंगल बॉक्स इज ऑफ 1 बाइट, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। बट अगर इसको बोलता है दिस इज योर मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, तो ये 1 बाइट की जगह 2 बाइट भी हो सकता है, 3 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, 8 बाइट भी हो सकता है, 16 बाइट भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा ये आपको मेंशन करेगा अगर वो वर्ड एड्रेसेबल बोलता है। तो 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट, तो आपको क्या लेके चलना है? अगर बोल देता वर्ड एड्रेसेबल एंड 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट, इसका मतलब ये कि दिस सिंगल ब्लॉक इज ऑफ 2 बाइट। क्लियर? ये आगे न्यूमेरिकल्स में आएगा। अ सिंगल ब्लॉक इज ऑफ 2 बाइट। क्लियर है? ओके, सो हियर ईच ऑफ दिस ब्लॉक हैज इट्स ओन एड्रेस। तो आपका जो मेमोरी है ये एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल होता है, और हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, तभी आप उसको एक्सेस कर पाते हो, तभी आप बोल रहे हो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक, तो सीपीयू ने जनरेट किया एक लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होगा? उसको तो सिर्फ यही पता था कि मेरे पास एक ही मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, जहां पर मेरा परमानेंट स्टोरेज है। उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम ने सारा इंफॉर्मेशन रखा था। आपको याद है मेमोरी प्रोटेक्शन, बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर, याद है? हर एक प्रोसेस मेन सेकेंडरी मेमोरी में कहां पे स्टोर्ड है, उसका बेस एड्रेस क्या है। मान लो 200, ये 10 से लेकर आगे बढ़ रहा है, तो 200 लोकेशन से लेकर 300 लिमिट 100, उसका साइज क्या है ये लिखते हैं ना। तो 200 उसका बेस एड्रेस है और उसका साइज क्या है 100, मतलब कहां तक जाएगा वो? 200 से लेकर 300 तक प्रोसेस P1 स्टोर्ड है। हम ये मान के चलते हैं, राइट? ये मेमोरी प्रोटेक्शन में पढ़ा था, तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर पाता था कि जो भी एड्रेस जनरेट हो रहा है वो लीगल है, वो उसी प्रोसेस के एड्रेस स्पेस का है। इन द सेम वे प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी कोई प्रोसेस स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रोसेस का बेस एड्रेस और लिमिट रजिस्टर का जो एड्रेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके रखता है। तो सीपीयू को सिर्फ यही पता है कि मेरे पास एक मेमोरी है, उसमें मेरा डेटा स्टोर्ड है, तो वो जब एड्रेस जनरेट करता है ना, तो वो कहाँ का एड्रेस जनरेट करता है? अगर आपसे ये पूछा जाए, ओके सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, कहाँ का एड्रेस होता है? इट इज ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज एड्रेस। याद रखना है, this logical address is an address of that instruction of secondary memory, क्योंकि उसको ये पता है कि सेकेंडरी मेमोरी मेरे पास एक मेमोरी है। ये तो आपने लगा दिया बीच में मेन मेमोरी और कैश, क्योंकि आपको स्पीड ज्यादा चाहिए था, बट सीपीयू को तो बस एक ही पता है कि मेरे पास एक ही सेकेंडरी मेमोरी है जो परमानेंट स्टोरेज है, सिर्फ उसी का इंस्ट्रक्शन वो जनरेट करता है। ठीक, तो लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू एंड इट इज
the address of secondary memory where that program is stored there in the secondary memory. बट आपने क्या किया, आपने उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को उठाकर आप कहाँ लेकर आ गए, मेन मेमोरी में लेकर आ गए. अब जब आप मेन मेमोरी में लाओगे, मेन मेमोरी का साइज तो छोटा है, तो डेफिनेटली सेकेंडरी मेमोरी से उसका एड्रेस इसका एड्रेस को अलग होगा. उसको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ. 0 ऐसा ऐसा ब्लॉक है आपका, 100, 200, 300 और ये 400. मान लो प्रोसेस P1 यहाँ पर स्टोर्ड है, मैंने क्या लिया था 200, यहाँ स्टोर्ड है. प्रोसेस P1 उसका बेस एड्रेस है 200, यहाँ लिखा मैंने, लिमिट है 100, मतलब 200 से लेकर 300 तक वो स्टोर्ड होगा. यहाँ पर प्रोसेस P1 स्टोर्ड है. ठीक, ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी. जब आप इसको मेन मेमोरी में लेकर आओगे, मेन मेमोरी का साइज तो डेफिनेटली छोटा होगा, तो मान लेते हैं कि ये ऐसा एड्रेस स्पेस है, बस 3 ही जगह है वहां पर, 100 एड्रेस के 3 जगह है वहां पर. ठीक, तो आपने क्या किया, इस प्रोसेस P1 को उठा के आप लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना है. एवरीथिंग दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड दैट should be brought into the main memory first, then only it can execute. ठीक, तो देखो इसको यहाँ लेकर आओगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर से कोई स्पेस उसको देंगे, तो मान लो यहाँ पर भी हम उसको 200 वाला स्पेस ऑलरेडी P0 ने लेके रखा हुआ है. ठीक, वो स्पेस खाली नहीं है, तो आप क्या करोगे, बाहर बाकी जगह जहां जगह है वहां पर करोगे. तो यहाँ पर जगह दिख रही है मुझे, तो मैंने यहाँ पर P1 को लोड कर दिया. नाउ दिस इज मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में देखिए P1 का एड्रेस चेंज हो गया, अब वो उसका बेस एड्रेस क्या हो गया, 100 हो गया. ठीक, लिमिट तो सेम ही रहेगा, लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होगा. लिमिट चेंज होगा क्या, बताइए, लिमिट में कोई चेंज होगा नहीं. प्रोसेस का साइज तो सेम रहेगा. ठीक, तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस हम लेकर आ रहे हैं, तो उस केस में लिमिट तो चेंज नहीं होने वाला. तो P1 100 से लेकर 200 तक स्टोर होगा. इसका मतलब ये है सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था, जिसका बेस एड्रेस 200 था, वो अब चेंज हो चुका है. वो अब 100 से स्टार्ट होता है, 200 तक जाता है, नॉट फ्रॉम 200 टू 300. तो अब क्या किया जाए. ठीक, तो ऐसे केस में वी शुड हैव सम मैकेनिज्म टू translate this address into physical address. So the address generated by the CPU is known as logical address, but the address of the main memory is known as the physical address. Note it down. This is physical address. PA लिख रहा है. This is physical address. Logical address is generated by the CPU and physical address is an address of main memory. समझ आया, दोनों अलग अलग होगा ना, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, राइट. So we should learn how to translate this logical address into physical address. ये भी हमको पढ़ना है, क्योंकि सीपीयू तो हर बार लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, लेकिन आपने तो डेटा मेन मेमोरी में लाके रखा हुआ है, आपने तो उसका एड्रेस चेंज कर दिया है. तो अगर आपने ऐसा किया है तो ये अब आपकी बारी है कि आप इसको ट्रांसलेट करके बताइए, आप लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करिए, तो ही वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और वही इंस्ट्रक्शन फैच होगा जो सीपीयू को चाहिए था, राइट. अगर ये हमने एक लगा दिया सामने स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये भी तो हमको करना पड़ेगा, ट्रांसलेट भी तो हमको करना पड़ेगा, राइट. तो ये चीज हमको सीखनी है, एक address translation. This is known as address translation, where we are translating the logical address into physical address. And दूसरा हम मेन मेमोरी का अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. ये चीज भूलना मत. मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स एंड बाइट्स वेयर ईच ब्लॉक इज हैविंग एड्रेस. लाइक एवरी हाउस इन अ कॉलोनी हैज सम एड्रेस. ठीक है, यहां तक आपको ये पता है मेन मेमोरी में कि उसका एड्रेस क्या है, उसके घर में क्या है वो आपको नहीं पता. ठीक, तो उसका घर का प्लॉट साइज क्या है, एक एक घर का एड्रेस ये है, और हर एक घर का प्लॉट साइज क्या है, वो है ये 2 बाइट. बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल. ठीक, वर्ड एड्रेसेबल होगा तो आपको ये मेंशन होगा कि कितना साइज है. 1500 स्क्वायर फीट है, 2000 है, 2500 है, ये एक ब्लॉक का साइज है. क्लियर है. तो बताइए, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि कैन यू मेक अ फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ मेमोरी. If you understand this thing, can you find the formula to find the capacity of a memory? What is the size of this memory? अगर मैं पूछूं
तो आप क्या फॉर्मूला जनरेट करेंगे? नंबर ऑफ एड्रेसेस इनटू नंबर ऑफ बाइट्स। नंबर ऑफ बाइट्स किसका? जितना बाइट का लेंथ है, एक एक इस बाइट का एक वर्ड का लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एड्रेस है। राइट मतलब ये आप ये बोल रहे हो मेमोरी कैपेसिटी का फॉर्मूला। देखो मैंने आप टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स इनटू बाइट्स। हाँ, मेमोरी का साइज या मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी साइज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशंस, नंबर ऑफ लोकेशंस दिख रहा है ना, हाँ, नंबर ऑफ लोकेशंस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, साइज ऑफ ईच लोकेशन। जिसको नहीं समझ आए अभी पूछ लेना, वैसे ये अभी यूज नहीं होगा, 2 क्लास के बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज होगा, लेकिन यहां पर बताने से जैसे कि आपने खुद ही डिराइव कर लिया, मुझे बताना नहीं पड़ा, ठीक। मेमोरी साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन in that memory multiplied by size of each location will give you the capacity of this memory. Correct? Correct? यस मैम। नोट करके रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि what are the different memory management scheme we have. मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम का मतलब ये कि मेन मेमोरी को कैसे, मेन मेमोरी में डेटा कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। 2 चीजें पढ़ने वाले हैं ना कि मेन मेमोरी में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हम अभी ये बात करेंगे मेन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। स्कीम का मतलब कि हम मेन मेमोरी में डेटा जब सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आएंगे तो उसको कैसे कैसे मैनेज करेंगे। एंड सेगमेंटेशन। मैम कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? बेयर मशीन, ओनली मशीन, सिंपल मशीन, नो सॉफ्टवेयर एंड ऑल, कोई कंट्रोल नहीं है, मैनुअल कंट्रोल करना पड़ता था, BARE बेयर मशीन। एंड रेसिडेंट, सेकेंड है रेसिडेंट मॉनिटर, थर्ड है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का 2 पार्ट है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। ओके, नाम से क्या समझ आ रहा है कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होगा, कोई बताएगा? कंटिन्यूएशन में सेव करते जाएंगे आप डाटा। राइट राइट लाइक एन एरे। राइट। तो सीक्वेंस में कंटीग्यूअस, रहेंगे। जैसे कि प्रोसेस P1, देयर इज अ प्रोसेस P1 स्टोर्ड इन, अब देखो मैं वो डायग्राम फिर से नहीं बना रही हूँ, ठीक है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वाला। तो इफ देयर इज अ प्रोसेस P1, ठीक है, उसको जब आपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया तो आपने एक एक करके उसका जो भी स्पेस मिला, ये मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में पूरा, ये पूरा मेमोरी था, उसमें से यहां से स्टार्ट किया और डायरेक्टली पूरा उसको एक के बाद एक सीक्वेंस में उसको सारे एड्रेसेस दिए, ठीक है, कि बस उसका बेस एड्रेस पता चल जाए तो आप प्लस प्लस करके उसके सारे। अच्छा, डू यू नो array is a contiguous memory allocation, use contiguous, stored as a contiguous memory allocation scheme. Do you Yes, know ma'am. array? राइट तो अगर ये array A है तो array A में अगर आपको बेस एड्रेस पता होता है तो कैन यू फाइंड आउट एनी ऑफ द स्पेस और एनी ऑफ द लोकेशन बस जस्ट बाय एडिंग द इंडेक्स नंबर, राइट। अगर आपको बेस एड्रेस मिल जाए तो निकाल सकते हो कि नहीं। दिस इज एरे। एरे जो है आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के स्कीम से स्टोर होता है आपके मेमोरी में, ठीक है। तो a प्लस आई आप करते हो, वेयर a जो आपको बताता है बेस एड्रेस ऑफ द एरे, i इज द लोकेशन, और क्योंकि ये अगर इंटीजर एरे है तो अगर 200 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 बाइट का एक इंटीजर होता है, तो 204, 208, 200, सॉरी हाँ 208, 212 इस तरीके से होगा। तो प्लस आई या प्लस 4 करते ही हम सीधे 212 हमको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है, इन द सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर कोई प्रोसेस है उसको जितना स्पेस चाहिए था वो सब आपने उसको सीक्वेंस में दिया है कि उसका बेस एड्रेस बस आपको पता है और उसका साइज आपको पता है। अगर आपको कोई भी मिडिल ऑफ द इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए तो आपको बस ऐड करना है बेस एड्रेस में उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU will be added with the base address of that process जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से रखा हुआ है। तो आप ऐड कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आप उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंच सकते हो। ये क्लियर है कि नहीं? पहुंच सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में?
राइट। तो मान लो ये हमारे Yes, पास ma'am. मेमोरी है 100 KB की मेमोरी है। व्हाट इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इसकी बात कर रही हूँ। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो जब मैं सेकेंडरी मेमोरी से इस प्रोसेस P1 को उठाकर लेकर आऊंगी मेन मेमोरी में, एंड इफ दिस इज मेन मेमोरी तो आई विल गिव इट द सेम सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। ये पूरा अगर ये 20 KB का था तो ये 20 KB का साइज मैं लाइन से इसको दूंगी, राइट। So this is contiguous memory allocation, how we are allocating the memory to the process when we are taking it to the or loading it to the main memory. तो प्रोसेस P1 जैसे स्टोर था हमने वैसा का वैसा उसको उठा के हम लेकर आए और मेन मेमोरी में भी उसको कंटिन्यूअसली हमने स्टोर कर दिया। बट आपको पता है कि मेन मेमोरी में उसका बेस एड्रेस चेंज हो सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके मेन मेमोरी का बेस एड्रेस याद रखना पड़ेगा, बाकी सब एज इट इज होने वाला है जैसा कि पहले था। क्लियर? तो अब अगर एक बात मानो, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी अगर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम लेते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। मान लो 100 KB है, ठीक है, 20 KB मैंने ऑलरेडी यहां पर P1 को स्टोर करके रख दिया। ये प्रोसेस P1 यहां बीच में उसको एक स्पेस मिला, लाइन से उसको 20 KB दे दिया क्योंकि उसका साइज क्या था 20 KB। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस मुझे लोड करना है, प्रोसेस P2। इधर कितना बच गया 40, इधर कितना बच गया 40, राइट। अगर एक नेक्स्ट प्रोसेस P2 आता है, मेरे मेन मेमोरी का साइज इतना ही है भाई 100 KB, P1 को मैंने जगह दे दी है 20 KB की, बीच में दिए। क्यों दिए बीच में? मान लो पहले इधर जगह भरी हुई थी, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे, अब ये निकल गए तो वहां पे जगह बच गई, तो अब बस P1 बचा हुआ है और अब हम एक और नया प्रोसेस लेके आ रहे हैं, इसलिए ऐसा जगह बन गया है। तो प्रोसेस P2 जो है इसका साइज है 50 KB। विल यू बी एबल टू accommodate that process P2? क्या आप P2 को accommodate कर पाएंगे मेन मेमोरी में, कि बोल देंगे कि जगह नहीं है? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। यस, हम P2 को accommodate नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड external fragmentation. Note it down. What is external fragmentation? External fragmentation. अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्या आपके पास मेन मेमोरी में 50 KB की जगह नहीं है? हमारे पास तो 80 KB की जगह है। हमारे पास टोटल 80 KB जगह है, 40 + 40, 80 KB की जगह हमारे पास है। फिर भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, 50 KB के एक प्रोसेस को लोड नहीं कर पा रहे हैं, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको मेन मेमोरी में नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि मेरा जो मेमोरी है वो फ्रेगमेंट हो चुका है। Because my memory is fragmented now. It is of 40 KB here and 40 KB here. तो 50 KB को कैसे करें? ये तो बोल रहा है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, एक साथ देना है भाई। हम 40 यहाँ 10 यहाँ नहीं कर सकते, है ना। तो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? व्हेन वी हैव इनफ स्पेस इन अवर मेमोरी बट वी कैन नॉट allocate that space to any of the process, then we call that fragmentation as external fragmentation. हमारे पास इनफ स्पेस है लेकिन हम और प्रोसेस को लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब देखो, ये हुआ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो अगर मैं अभी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बता रही हूँ, तो मैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का दो पार्ट है ना, जो फिक्स साइज और वेरिएबल साइज, उसको फिर से बताऊंगी लास्ट क्लास में, बेयर और नेक्स्ट क्लास में बेयर और रेसिडेंट। अभी इसके साथ साथ फिक्स साइज और वेरिएबल मैं बता सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज फिक्स साइज पार्टीशनिंग? अपने हायरार्की में आप देखिए कहां पर है फिक्स साइज पार्टीशनिंग। व्हेन वी हैव मल्टीपल प्रोग्राम in our main memory, then we call it as a multi programming। और अगर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, अगर मल्टीपल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रखना है, तो देयर आर टू वेज, फिक्स साइज पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी मेमोरी को फिक्स्ड साइज में पार्टीशन कर देते हैं पहले से। कोई मेमोरी होगी 10 KB की, मान लो ये 100 KB ही है, हम
छोटा सा ही मेमोरी लेके चल रहे हैं। 100 केबी की ही मेमोरी है, दिख नहीं रहा ना उधर, इसी में बताती हूँ। ये 100 केबी का ही मेमोरी है, ऐसे भी कर सकते थे, मान लो ये P1 ही है, ठीक। अब इसको मैंने पहले से पार्टीशन करके रखा है, ठीक है। इसमें से मान लो एक ये 50 केबी है, तो कितना हो गया 70, 80, 90, 100। बाकी सब 10 केबी का है और एक 30 केबी का और 20 केबी का है। तो प्रोसेस P1 आया, उसके लिए आपने देखा कि कौन सा वाला साइज ऑफ पार्टीशन, क्योंकि in fixed size partition your memory will be divided into size of partition. साइज सेम होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, साइज अलग अलग हो सकता है, बट जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक। फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, अ मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज्ड ऑफ मेमोरी, बट एवरी पार्टीशन इज फिक्स्ड। इट इज लाइक, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर किसी कहीं का प्लॉट अगर बिक रहा है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, सारे प्लॉट को अलग अलग साइज में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हर कोई एक ही साइज का प्लॉट किसी को नहीं चाहिए, किसी को 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, किसी को 1500 चाहिए, तो अलग अलग साइज के प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। और फिर एक पूरा का पूरा प्लॉट अगर 1500 का प्लॉट है तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन को एलोकेट होता है। सो इन द सेम वे वी हैव फिक्स, वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। वी हैव डिवाइडेड अवर area into fixed size. Now we are allocating each of that partition to different program or the person, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने P1 को 20 KB दिया, ठीक। अगर अब प्रोसेस P2 आता है 50 KB का साइज का, तो मैं उसको प्रोसेस P2 को यहाँ पर एकोमोडेट कर सकती हूँ, ओके फाइन, ठीक। अब अगर नेक्स्ट कोई प्रोसेस आता है 5 KB का, प्रोसेस P3 ऑफ 5 KB, तो उसको मैं कौन सा स्पेस दूं बताइए, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। नेक्स्ट प्रोसेस P3 इट इज ऑफ 5 KB, कौन सा एलोकेशन कर दूं, कौन सा मेमोरी पार्टीशन दे दूं उसको, सभी 10 के साइज के। मैम फर्स्ट दे दो। कैसे? फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड ये लास्ट के दो 20 अगर आया कोई तो उसमें भी यूज हो सकते हैं। नो 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 नो, इसीलिए मैंने पूछा। मैम फास्ट हो जाएगा, सेकंड वाला मैम फास्ट हो नहीं, जाएगा, जो पहले ट्रेस एक करना। मिनट, जो फर्स्ट जिसने बोला, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगी। उसने बोला मैडम इसको दे देते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रोसेस 20 KB का आ जाता है तो हम उसको ये दोनों दे पाएंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, दिस इज फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग एंड ओनली वन, a process can only be allocated to only one partition. It can only be allocated to one partition. This is contiguous memory allocation and that too fixed size. So every fixed size जो partition है वो एक ही प्रोसेस उसको ले सकता है। दो प्रोसेस, एक ही प्रोसेस दो जगह नहीं ले सकता और दो प्रोसेस एक ही जगह में नहीं आ सकते, दोनों बात है। आप दो प्रोसेस को एक ही लोकेशन नहीं दे सकते, एक प्लॉट को दो लोगों को नहीं बेच सकते, और दूसरा ये कि एक अगर यहाँ पर है तो वो दूसरा वाला तो उस केस में सही हो जाएगा, उस एग्जांपल में खैर एक आदमी दो प्लॉट ले सकता है आजू बाजू, बट यहाँ नहीं ले सकता, ठीक है। फिक्स साइज पार्टीशनिंग में एक प्रोसेस को आप एक ही पार्टीशन दे सकते, आप मर्ज नहीं कर सकते। फिक्स्ड साइज, कंटिग्यूअस बट फिक्स्ड साइज, आपने डिवाइड कर दिया है, आपने ऐसा पार्टीशन लगा दिया है कि वो उसको मिलेगा ही नहीं आगे इंस्ट्रक्शन, ऐसा सोच के चलो। तो पहला वाला जो आंसर था वो ये था। दूसरा बोला आपने फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ फास्ट से कोई लेना देना नहीं, अगेन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। बेस एड्रेस इसका स्टोर्ड रहेगा, सीपीयू जो जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, हम ट्रांसलेट करेंगे फिजिकल एड्रेस में, ये डायरेक्ट एक्सेस होगा और हम सीधे डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर स्टोर हो कि यहाँ पे स्टोर हो, कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। योर प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर जहां पर वो एकोमोडेट हो पाए। एकोमोडेट होने के लिए उसके साइज के इक्वल का पार्टीशन होना था या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर 10 KB है तो आप 10 KB के किसी भी लोकेशन में P3 को स्टोर कर सकते हो। मान लो मैंने P3 को यहीं पे स्टोर कर दिया, ठीक। जब मैंने P3 को यहाँ पर स्टोर किया तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज और हो रहा है, P3 ने बस क्या लिया, 5 KB का स्पेस लिया, बाकी 5 KB क्या हो गया, कोई और उसको यूज कर सकता क्या?
इस 5 KB को और कोई यूज कर पाएगा क्या? नो मैम। नहीं कर पाएगा। अभी मैंने बोला ये एक पार्टीशन अगर है तो इस एक पार्टीशन में 5 KB तो आपने दे दिया प्रोसेस P3 को, लेकिन बच गया क्या 5 KB। दिस 5 KB कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय P3 और एनी अदर प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नोट करिए मैम। हाँ जी मैम अगर दूसरा 5 KB वाला प्रोसेस है तो हम इसको भी नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। एक पार्टीशन एक प्रोसेस के लिए यू कैन नॉट एलोकेट इट क्योंकि फिक्स्ड है। अब प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको समझ में आ रहा है? वैसे उन लोगों को भी समझ आया जिन्होंने बनाया कि यार इसमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या क्या फ्रेगमेंटेशन होना चालू हो गया है। तो फिर आया वेरिएबल साइज। ठीक है, तो फिक्स साइज का कंसेप्ट ये है कि वी विल डिवाइड अवर मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशन वेयर ऑल द पार्टीशन कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज बट ओनली a partition can have only one process। ठीक है, एक ही प्रोसेस हो सकता है एक पार्टीशन में, और एक प्रोसेस एक से ज्यादा पार्टीशन भी नहीं ले सकता, उसको पूरा का पूरा एक पार्टीशन में रखना पड़ेगा। अगर नहीं है आपके पास वैसा तो आपको वो आप वैसा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा कि नहीं पता, हमारा जो रैम का साइज होता था उस रैम के साइज से ज्यादा का साइज का हम प्रोग्राम नहीं चला सकते थे पहले, लेकिन आज के डेट में गेम जो होता है वो भी 10 GB का होता है, लेकिन आप 8 GB के रैम में उसको चला लेते हो। कैसे चला लेते हो वही पढ़ना है आपको आगे। बट ये जो फिक्स साइज था इसमें आप नहीं कर सकते थे। अगर जिस साइज का आपने पार्टीशन किया है उस साइज के पार्टीशन से बड़ा प्रोग्राम आ गया तो पूरा मेमोरी खाली रहेगा तो भी आप उसको नहीं दे सकते स्पेस फिक्स साइज में, राइट। तो हम इनिशियल टाइम से पढ़ रहे हैं। बेयर मशीन और रेसिडेंट मॉनिटर मैं अभी आपको बता दूंगी, अगले क्लास में बता दूंगी, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो हमने पढ़ा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें कंटिन्यूअसली हम मेमोरी एलोकेट करते हैं एक प्रोसेस को, उसको डिवाइड नहीं करते, प्रोसेस को हम तोड़ते नहीं अलग अलग पार्ट में, एक साथ हम एलोकेट करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, जिसमें हमने ये सिनारियो देखा जिसमें अगर देखो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो होने ही वाला है, ये लिख लो नोट। इफ we are talking about the contiguous memory allocation, then external fragmentation is a part of contiguous memory allocation, isn't it? contiguous का पार्ट है, आप डिवाइड नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले देखा ना 20 KB हमने बीच में दे दिया था, इधर 40 था इधर 40 था। 50 KB के प्रोसेस को आप 40 इधर 10 इधर करके नहीं दे पा रहे थे, आपके पास 80 KB की मेमोरी बची हुई है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। This is called external fragmentation. And what is internal fragmentation? In a fixed size partition we are suffering with internal fragmentation also। contiguous के अंदर जो fixed size partitioning होता है उसमें हमको internal fragmentation मिल रहा है। ध्यान देना इस बात को। कहां पर internal fragmentation हो रहा है? contiguous memory allocation के fixed size partitioning में हमको external fragmentation तो होगा ही क्योंकि contiguous memory allocation है, लेकिन internal fragmentation भी हो रहा है क्योंकि fixed size partition है। ये दोनों keywords आपको समझ में आए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि फाइंड आउट द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन द प्रोग्राम और इन द सिनारियो। फाइंड आउट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, नंबर ऑफ मेमोरी वेस्टेड इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, नंबर ऑफ मेमोरी वेस्टेड इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दिस कुड बी द क्वेश्चन। तो आपको अगर समझ नहीं आया कि किसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं किसको इंटरनल बोल रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी होता है। इतना क्लियर हुआ? सो वी कैन एंड हियर ओनली।